हम सिर्फ एक्सरेज को पढ़ेंगे, एक्सरेज की नेचर को देखने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा एक्सरे ट्यूब की फंक्शंस को देखेंगे, उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को देखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सरेज को देखेंगे, फिर जो मैथमेटिक्स है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की उसको देखेंगे, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। सो इससे पहले कि हम एक्सरे ट्यूब की फंक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करें, जब रॉन्टजन ने एक्सरेज को डिस्कवर किया था तो उस वक्त ये इनकी नेचर के बारे में नहीं जानता था। सो दैट इज वाई दीज रेज आर गिवन द नेम एक्सरेज, क्योंकि मैथमेटिक्स में उन वेरिएबल को एक्स बोलते हैं। बाद में जब पता लगा कि जो एक्सरेज हैं ये इंडिविजिबल पार्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो फिर यूँ समझ लीजिए कि जो हमने फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं वही एक्सरेज की हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, रेस्ट मैस 0 है, मूविंग मैस है। एक्सरेज जो है वो कैन एग्जिबिट डुअल नेचर, सम एक्सपेरिमेंट में ये वेव्स बिहेव कर सकती हैं, सम एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स के तौर पर भी बिहेव कर सकती हैं। दे डोंट हैव एनी चार्ज ऑन देम, दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। एंड रिमेंबर जो एक्सरेज हैं आपके पास ये सेकंड मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आफ्टर गामा रे। सबसे पहले गामा रे, उसके बाद एक्सरे। एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, सो दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द बॉडी। तो इसलिए फिर आप इसको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे रेडियोग्राफ में इस्तेमाल करते हैं या कैट स्कैनिंग में इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज आपको पता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power -10 मीटर होती है, मीन्स कि हम इसको एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब। बेसिकली ये एक हाई वैक्यूम ट्यूब होती है और मॉडर्न डे की जो एक्सरे ट्यूब है उसको आप कूलिंग ट्यूब भी बोलते हैं। और ये जब एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं मैटर से तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। सो हियर वी हैव अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एक्सरे ट्यूब। सो मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने रजिस्टर्स और बॉल पॉइंट निकालें और हर एक पार्ट का फंक्शन लिखते जाएं आप, क्योंकि इससे रिलेटेड क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये हमारे पास एक एक्सरे ये हमारे पास ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया ना हो, एंड ऑल दी काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सरे, राइट। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी 1% या उससे भी कम होती है, तो हम नहीं चाहते कि एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आया हो। सो वैक्यूम हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास एनोड है, एनोड पर जो है वो हमने कोई भी हाई एटॉमिक नंबर की मटेरियल लगाया है, और हाई एटॉमिक नंबर का क्यों लगाया है ये हम बाद में देखेंगे। कैथोड है हमारे पास, और कैथोड पर हमने कोई टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू, कैथोड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिलामेंट को हीट करने के लिए हमारे पास दिस इज लो वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज दी हाई वोल्टेज सोर्स। ये हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स है। लो वोल्टेज सोर्स का काम इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना है और हाई वोल्टेज सोर्स का काम है एमिट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाना। यहाँ पर पीछे हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो है वो कूलिंग कॉइल्स होते हैं, और इन कूलिंग कॉइल्स का काम होता है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। और यहाँ दिखाया नहीं हुआ, यहाँ हमारे पास एक होती है एल्यूमिनियम विंडो, ये एल्यूमिनियम विंडो होती है हमारे पास। इसका काम होता है इन निकलने वाली एक्सरेज जब यहाँ से पास करती हैं तो उनकी हार्डनेस थोड़ी बहुत कम हो जाती है। हार्डनेस ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एनर्जी फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जो हार्ड एक्सरेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अप टू 10 raised to power 18 हर्ट्ज होती है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। जबकि जो सॉफ्ट एक्सरेज होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अप टू 10 raised to power 16 हर्ट्ज होती है, और ये मेडिकल में इनका यूज़ होता है। तो हार्डनेस डिक्रीज की जाती है जब एक्सरेज एल्यूमिनियम से पास करती हैं तो उनकी हार्डनेस डिक्रीज हो जाती है। तो वन बाय वन फंक्शन पढ़ते हैं जी। सबसे पहले आ गया हमारे पास लो वोल्टेज सोर्स। लो वोल्टेज का काम है ये जो फिलामेंट है इसे करंट बहाना। सो लो वोल्टेज सोर्स इज यूज्ड टू मेक द फ्लो ऑफ करंट थ्रू फिलामेंट, और फिलामेंट से जब करंट गुजरता है तो फिलामेंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू जॉल्स हीटिंग इफेक्ट। H = I²RT। ये वो हीट है जो फिलामेंट प्रोड्यूस करती है। ये हीट जो फिलामेंट प्रोड्यूस करती है ये कैथोड को मिलती है, और फिर कैथोड को जो रिक्वायर्ड एनर्जी मिलने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें फिलामेंट करंट का बहुत अहम रोल होता है। फिलामेंट करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे टंगस्टन से, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे टारगेट पर उतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक्सरेज निकल सकें, यानी कि नंबर ऑफ एक्सरेज, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। तो बेसिकली फिलामेंट करंट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट जितना ज़्यादा होगा सो उतना ज़्यादा चांस है कि एक्सरेज प्रोड्यूस हो। तो ये इसका अहम रोल है। उसके बाद कैथोड से जब फास्ट मूविंग जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। जो एक्सरेज हैं ये बड़ी हाई एनर्जेटिक रेज हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए दीज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए हैं, दीज हैव टू बी दी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उनको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये लगा होता है हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स। रिमेंबर, ये जो लो वोल्टेज सोर्स है इसका काम सिर्फ फिलामेंट को हीट अप करवा के इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, जबकि ये जो हाई वोल्टेज सोर्स है ये हाई वोल्टेज सोर्स निकले हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। कैसे एक्सेलरेट करता है आप जानते हैं कि जो बैटरी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये जो वोल्टेज होता है ये अप टू 10 raised to power 4 वोल्ट होता है, यानी कि जो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेलरेट होते हैं तो इस बैटरी की वजह से ये 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू 10 raised to power 4 ऑर्डर ये होता है, बाकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके जो है वो टारगेट मटेरियल पर हिट होते हैं और फिर वहाँ से एक्सरेज को जो है वो निकालते हैं, राइट। तो अगर आप इस हाई वोल्टेज सोर्स को बढ़ाते हैं तो फिर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मजीद बढ़ जाती है, राइट। और फिर हम देखेंगे कि इसका फर्दर रोल क्या होता है। अब फिर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मटेरियल पर जाकर हिट करते हैं तो वहाँ से एक्सरेज निकलते हैं। कैसे निकलते हैं ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो टारगेट मटेरियल है इट शुड बी ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। ये हाई एटॉमिक नंबर का क्यों ना चाहिए, इसकी दो रीजन होती हैं। नंबर 1, हाई एटॉमिक नंबर होगा ना तो उसके कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग शेल्स के दरमियान एनर्जी का गैप ज्यादा होगा। वी नीड लार्ज एनर्जी गैप टू प्रोड्यूस एक्सरेज, बिकॉज जब ये ट्रांजिशन होगी यहाँ से ऊपर से नीचे तो फिर एक्सरे फोटोन निकलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में बात कर रहा हूँ। सो अगर ये एनर्जी गैप कम होगा, यानी कि अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो ये एनर्जी गैप भी कम होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर बढ़ाने से ये एनर्जी गैप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर ये एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो फिर ही फिजिबल है कि हम जो है वो एक्सरेज को प्रोड्यूस करवा सके। देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन हाइड्रोजन में तो एक्सरेज नहीं निकलती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह ये है कि ये जो एनर्जी लेवल है ये आपस में बड़े क्लोज होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो हाइड्रोजन की
निकल सकती है, जो एमिट हो सकती है, वो किस रीजन में होती है? वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल शुड बी वेरी हाई सो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, खासतौर पर इनर शेल्स के दरमियान एनर्जी गैप ज्यादा होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर हाई एटॉमिक नंबर होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसकी रीजन ये है कि जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब आके स्ट्राइक करते हैं तो ओनली 1% चांस है कि एक्सरे प्रोड्यूस कर सके, बाकी तो 99% हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो हाई एटॉमिक नंबर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर सकेगा। दैट इज व्हाई हमने कूलिंग कॉइल भी रखे हैं ताकि वो उस हीट को कैरी करके लेके जा सके। उसके बाद जो निकलने वाली एक्सरेज हैं हम उसको एल्यूमिनियम विंडो से पास करवाएंगे अगर हमने उनकी हार्डनेस को कम करना है, यानी कि जब ये एक्सरेज यहाँ से पास करेंगी तो कुछ एनर्जी ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है E = HF। अगर कुछ एनर्जी में कमी आएगी तो फिर कुछ फ्रीक्वेंसी में भी कमी आएगी और ये एक्सरेज हार्ड से सॉफ्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हार्ड एक्सरेज जो होती हैं उनकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है वो अप टू 10⁻18 हर्ट्ज होती है और जो सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अप टू 10⁻16 हर्ट्ज होती है। तो आई होप कि मैंने इस ट्यूब के हर एक फंक्शन को बता दिया है। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज। हमारे पास जो एक्सरेज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और एक को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इफ दे हैव द सेम एनर्जी, यानी कि दो आपके पास एक्सरे फोटोन है, एक कॉन्टिन्यूस का एक कैरेक्टरिस्टिक का है, और इन दोनों के दरमियान जो है अगर एनर्जी सेम है तो फर्क क्या होगा? तो फर्क होगा इनका मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि दोनों एक्सरेज डिफरेंट टाइप से प्रोड्यूस होती हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे मैथमेटिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। हम देखेंगे कि हाउ कॉन्टिन्यूस एक्सरेज आर प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती हैं दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू एन इफेक्ट, इट इज कॉल्ड ब्रेमस्टॉलिंग इफेक्ट, या इसको आप ब्रेकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके पास एक टारगेट मटेरियल को बना रहा हूँ जिसका हाई एटॉमिक नंबर है और उसमें जो है वो 2n² के फार्मूले के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है, राइट। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं, आई एम नॉट ड्राइंग देम टू द स्केल। बस ये हमारे पास एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास, जैसा कि हमने देखा था, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के हैं जो भी हमने कैलकुलेट किए थे, बिकॉज वो जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो अप टू 10⁻4 वोल्ट तक होता है। और हम देखेंगे भी सही कि वो अप टू 10⁻4 वोल्ट तक क्यों होता है, राइट। तो अब होता क्या है कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आकर जब एटम के करीब से गुजरता है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो डीसेलरेट होता है। डीसेलरेट होने का मतलब है कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और इसकी स्पीड कम हो जाने का मतलब क्या है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो इसकी स्पीड कम हो जाने का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी किधर जाएगी? यानी कि अगर ये 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आया था तो न्यूक्लियस के करीब से गुजरने की वजह से ये 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा, तो वो जो बाकी डिफरेंस होगा 10⁻4 वो 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या निकलेगा? एक्सरे फोटोन निकलेगा। बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन जो कि अपनी एनर्जी पार्शियली लूज करता है ड्यू टू द डीसेलरेशन प्रोड्यूस। हम उस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो कि न्यूक्लियस के इतना करीब से गुजरता है दैट लूजेस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, यानी कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या एक्सरे फोटोन एमिट होता है। तो इस वाले फोटोन के लिए हम कहेंगे कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी कि ऑल द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर है? eV के बराबर है। यहाँ पर E से मुराद तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन है और V से मुराद क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया है, राइट। सो ये किसके बराबर आ जाएगा? HF मैक्सिमम। मैंने F मैक्स क्यों लिखा है? क्योंकि ये वो वाला फोटोन है जिसने अपनी सारी की सारी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट कर दी, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट कर दी। सो फिर अगर एनर्जी मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E इज इक्वल टू HF, अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है। सो अब यहाँ से देखिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, राइट। अगर आप यहाँ पे भी ये EV लिख दें इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। कौन सा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज? ये देखें, ये जो हाई वोल्टेज सोर्स था ना, ये वाला नहीं, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए है ना, फिलामेंट को हीट करने के लिए। ये है हाई वोल्टेज सोर्स। जितना इस हाई वोल्टेज सोर्स के एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होंगे तो क्या होगा? निकलने वाली कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की एनर्जी मैक्सिमम होगी, निकलने वाली कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। सो आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या आ गया? C ओवर लैम्डा। सो इफ फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम देन वेवलेंथ इज मिनिमम। फिर हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, EV इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ से जो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा वो आ जाएगा HC ओवर EV। अब स्टूडेंट्स ये जो ब्रैकेट में मैंने क्वांटिटीज जो है वो इनक्लोज की हैं, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू 6.63 into 10⁻³ जूल सेकंड। C इज द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स वैल्यू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19। ये सारे कांस्टेंट हैं और अगर ये कांस्टेंट हैं तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, अगर हम इनको सॉल्व करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं यूएचएस के एग्जाम में। इस सारे फैक्टर को सॉल्व किया तो आपके पास आया 1.24 into 10⁻⁻6। सो जो लैम्डा मिनिमम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो स्टूडेंट जस्ट लुक एट दीस थ्री इक्वेशंस 1 2 3। कॉन्टिन्यूस एक्सरेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू ब्रेकिंग रेडिएशन, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो किस चीज का है? वो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का। अगर आप ये हाई वोल्टेज सोर्स जो कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻4 वोल्ट तक देता है और ये कैसे दिया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो अगर आप इसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अगर आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा देंगे तो जो एक्सरे फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये वो यूनिक फार्मूला है
कि जिस फॉर्मूले से अगर आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया हुआ हो तो आप लैम्डा मिनिमम मालूम कर सकते हैं, और अगर लैम्डा मिनिमम दिया हुआ हो तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ है, ये प्योरली डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के। अगर आप यहाँ पर लगा हुआ टारगेट मटेरियल चेंज भी कर देंगे ना, तो क्या चेंज होगा? एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना इसका। आप देख सकते हैं, या आपको जो है इन फार्मूलाज में कहीं पर भी Z नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो लिख लीजिए बात कि दी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और दी वेवलेंथ ऑफ दी कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल, राइट। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का है। तो अब किस तरह की, अच्छा मैंने क्यों कहा था कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴ वोल्ट हो। मैंने क्यों कहा था? देखें, अगर आप मैं इसको यहाँ पे 10⁴ रखता हूँ तो क्या आता है? 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶ -4 -10 आ गया ना। और एक्स-रेज की वेवलेंथ किसमें होती है? एक्स-रेज की वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एंगस्ट्रॉम होती है। अब अगर आप यहाँ पे 10⁻² रखते हैं तो ये ऊपर जाके -2 होता, ये -8 हो जाता, तो वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में ना आती फिर, राइट। तो इसलिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज पैदा होनी है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज भी पैदा होनी है। अब हम देखते हैं कि इससे किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जो है, मैं आपको भी इसकी डिटेल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी एक 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स द टारगेट मटेरियल and loses all of its energy in the form of X-rays, right? Calculate lambda minimum. So आप जानते हैं lambda minimum is 1.24 into 10⁻⁻⁶ over accelerating voltage. So what is the kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी जो EV के बराबर होती है वो कितनी है? वो है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E से अगर कट जाएगा तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना आ जाएगा? 40 किलो वोल्ट, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये आपके पास एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आ गया। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1.24 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁴। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जवाब आ गया, राइट। अच्छा, ये तो कुछ ईजी क्वेश्चन था। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये कहता हूँ इफ इट लूजेज 50% ऑफ इट्स एनर्जी या 40% ऑफ इट्स एनर्जी, 40% ऑफ इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज, फिर क्या देखेंगे? पहले वो वाली एनर्जी निकालेंगे जिसके एक्स-रे बने थे। तो एनर्जी ऑफ एक्स-रे कितनी आएगी जी? एनर्जी ऑफ एक्स-रे आ जाएगी 40% ऑफ कितनी जी? 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 40% ही एक्स-रेज बने हैं ना, तो याद आएगा 40% की जगह डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, और फिर ये 3 जीरो आ गए, तो ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गए। ये आ गया जी 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 1600। तो ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अगर आप बीच में से गाइड करते तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना आ जाएगा जी? 1.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। अब आप इस 1.6 इंटू 10⁻³ को इधर पुट कर देंगे तो आपके पास फिर वेवलेंथ निकल आएगी। इट विल नॉट बी लैम्डा मिनिमम, लेकिन वेवलेंथ आपके पास फिर भी निकल आएगी। तो ऑल ऑफ इट्स एनर्जी अगर लूज हो जाए फिर ये लैम्डा मिनिमम है, अदरवाइज फिर सिर्फ लैम्डा होगा। तो आप दोनों सूरतों में इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये निकाल सकते हैं। सो अभी हमने पढ़े हैं कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज, और हमने देखा कि कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है? वो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाकर हम कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को बिलतरतीब बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, और ये वो लैम्डा मिनिमम है जो कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के कॉरिस्पॉन्डिंग हम अभी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज निकाल रहे थे। अभी देखेंगे ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा है, और इसमें अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? लेट अस सपोज अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो फिर ये होगा। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? ये देखें, क्या इक्वेशन थी जी? इक्वेशन यही थी ना कि लैम्डा मिनिमम इज 1.24 इंटू 10⁻⁻⁶ ओवर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो अगर मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो लैम्डा मिनिमम क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, राइट। सो ये हमारे पास ग्राफ है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज जो है ये हमारे पास सिर्फ उनका ग्राफ है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज की तरफ। जो कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज हैं उनका मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या था जी? उनका मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमने अभी पढ़ा कि दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग रेडिएशन। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। अब ये किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं? ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। इसलिए टॉपिक का नाम भी आपकी बुक में क्या है? इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। सो जिस तरह से कॉन्टिन्यूस एक्स-रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड ब्रेमस्टॉर्लिंग इफेक्ट या ब्रेकिंग रेडिएशन, इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ an element which has the high atomic number, right? So this is K shell, n is equal to 1. This is L shell, n is equal to 2 principal quantum number. This is M shell, n is equal to 3 is the principal quantum number. This is N shell, n is equal to 4, और let us suppose this is O, n is equal to 5. अब सबसे ज़्यादा इसमें हर शेल में इलेक्ट्रॉन रेंज है, बट आई विल टॉक ओनली अबाउट द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। चलें, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए यहाँ पर बना देता हूँ। सो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना होगा एटम के अंदर से? जाहिर बात है वो वाला इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा टाइटली बाउंड है। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइटली कौन सा इलेक्ट्रॉन बाउंड है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन, राइट। सो वो जो हमारे पास एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो इस इनर शेल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं, खुद भी बाहर निकल जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी निकाल देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया था ये वो है, ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन था ये वो है। सो अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्रिएटेड हियर। यहाँ पे एक वैकेंसी पैदा हो जाएगी।
और ऑबो प्रिंसिपल के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन के पास मल्टीपल एनर्जी स्टेट्स होती हैं तो वो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। अब हर इलेक्ट्रॉन की ये ख्वाहिश होगी कि वो इस एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये एल शेल से इस के शेल वाले इलेक्ट्रॉन की आके जगह लेता है तो फिर जो फोटोन निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, के अल्फा। और अगर एम शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आके इस एम्प्टी स्पेस को फिल करता है तो फिर जो फोटोन निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, के बीटा। और अगर एन शेल से कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन आके ये स्पेस फिल करता है तो ये के गैमा उसको हम कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और सीरीज भी होती है, एल सीरीज होती है वो हमारे पास, तो वो आपकी बुक में नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या आता है, अगर एम से एल में आए तो के एल अल्फा होगा फिर, और अगर एन से एल में आए तो फिर वो एल बीटा होगा। लेकिन फॉरगेट अबाउट दीज, फोकस ऑन के सीरीज, राइट। अच्छा, तो बताएं आप कि सबसे ज्यादा चांस किसका होगा, सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करेंगे। जाहिर बात है जो नियरेस्ट है अल्फा वाले। तो अगर आप इंटेंसिटी के एतबार से देखें, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स के एतबार से देखें किसके ज्यादा निकलेंगे, तो नंबर 1 पे अल्फा है, नंबर 2 पे बीटा है और नंबर 3 पे गैमा है। यानी कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के अल्फा एक्सरे फोटॉन्स की होती है, उससे कम इंटेंसिटी के बीटा की होती है और उससे कम जो है वो के गैमा की होती है। और अगर आप एनर्जी के एतबार से देखें तो एनर्जी के एतबार से क्या होगा, जाहिर बात है जो एक्सरे फोटॉन सबसे ऊपर से आएगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो के गैमा की एनर्जी सबसे, बीटा की एनर्जी उससे कम है, के अल्फा की एनर्जी सबसे कम है। सो अगर आपको मैं अब एक ऐसा एक्सरे रेडियोग्राफ दिखाऊं, एक ऐसा एक्सरे स्पेक्ट्रम दिखाऊं कि जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक भी हों और कॉन्टिन्यूस भी हों, तो देखिए ये जो पीक्स है ना, ये पीक्स ये रिप्रेजेंट करती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को, और ये जो रीजन है दूसरा, ये जो कॉन्टिन्यूस रीजन है, ये सारा रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज को। ये पीक्स कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखें वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, इसको भी भूलें। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, कि अल्फा की, उससे कम किसकी है, कि बीटा की, सबसे कम किसकी है, कि गामा की। लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, देखें एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है और आप जानते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज बेसिकली एच सी ओवर लैम्डा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की। इसका मतलब है गामा की एनर्जी इन तीनों में सबसे ज्यादा है। उससे बड़ी वेवलेंथ बीटा की है, इसका मतलब है उससे कम एनर्जी बीटा की है। सबसे बड़ी वेवलेंथ अल्फा की है, इसका मतलब सबसे कम जो एनर्जी है वो किसकी है, अल्फा सीरीज की है। और ये भी वो एल सीरीज की हमने भी जो है वो बात की थी। अब ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इनकी मैथमेटिक्स क्या है, यानी कि इनके लिए हम अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब देखिए इसमें अगर आपके पास के अल्फा है तो उसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो पहले तो आप जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ते थे तो ये लाइमन सीरीज होती थी ना वन, लेकिन अब यहाँ इसको लाइमन सीरीज नहीं कहेंगे, वो नाम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था, राइट। सो अगर दूसरे शेल से पहले शेल में आएगा फोटोन तो वो क्या होगा, वो के अल्फा का होगा। अच्छा, ये जो है ये तो है वेवलेंथ। अगर मैं देखूँ सी इज इक्वल टू, पहले मैं इसका जनरल फार्मूला आपको लिख देता हूँ, इसकी मैथमेटिक्स इस तरह से होगी, ठीक है जी, 1/लैम्डा। चलिए इसको फिलहाल के अल्फा लिख दें, के अल्फा। अच्छा, के अल्फा, अब सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर एफ है, राइट। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, सी राइट ओवर एफ, ये आप ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ओवर सी इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। सी को तो ले जाए, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, आर एच सी जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए ये जो लैम्डा है फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है एटॉमिक नंबर के, और जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, और इस लॉ को आप मोजलेस लॉ भी बोलते हैं, राइट। और आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ होता है, तो यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, इसका मतलब है कि E भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के। क्या फर्क देख रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्टिन्यूस एक्सरेज में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर था वो था आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, राइट। अगर आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का के लिए, अगर आप कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के लिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही जो एटॉमिक नंबर है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का एटॉमिक नंबर चेंज करेंगे तो ही वेवलेंथ चेंज होगी। अगर आप एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए एटॉमिक नंबर चेंज करेंगे तो ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो ही उनकी एनर्जी चेंज होगी। तो जैसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के लिए, वैसा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एटॉमिक नंबर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यानी कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भले चेंज कर दें। मैं भी आपको जो है वो भी एक एग्जांपल दूंगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक ग्राफ है, राइट जी, ये हमारे पास एक ग्राफ हमने बनाया, दिस इज के अल्फा, दिस इज के बीटा। अब अगर मैं ये एक्स एक्सिस पर जो है वो वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पर क्या है, इंटेंसिटी है। अब अगर मैं इस ग्राफ में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, देखें क्या होगा। एक तो एरिया अंडर आ रहा है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा जरा गौर कीजिए, मैंने अगर V बढ़ाया है फिर भी नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पीक्स। ये जो पीक्स हैं इनकी लोकेशन अभी भी वही है जो पहले थी। क्यों? क्योंकि ये पीक्स रिप्रेजेंट करती हैं किसको, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कब चेंज होती हैं, उनकी ये वेवलेंथ कब चेंज होगी, जब एटॉमिक नंबर चेंज होगा। तो मैंने तो सिर्फ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाया ना,
मैंने एटॉमिक नंबर को तो चेंज नहीं किया, अगर एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं किया पीक्स वही रहेगी, हाँ इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उनकी, और ये जो लैम्डा मिनिमम था ये शिफ्ट होकर पीछे हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम मजीद कम हो जाएगी बिकॉज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन पीक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये पीक्स शिफ्ट हो, जेड चेंज कीजिए, विदाउट चेंजिंग जेड आप इन पीक्स को चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो अब हम देखें कि ये इक्वेशन हो गई आपके पास जी कि अल्फा के लिए, कि बीटा के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे कि बीटा इज आर एच जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, और के गामा के लिए क्या लिखेंगे जी आर एच जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो यहाँ से के अल्फा और के बीटा की वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं, जिस तरह से हमने लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम निकाली थी ना बाल्मर सीरीज के लेक्चर में, वैसे इनकी वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरसाइज, उनकी मैथमेटिक्स में एक वेवलेंथ आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या आ गया जी 1/λ के अल्फा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 - 1/4 क्या होता है जी 3/4 होता है। सो लैम्डा ऑफ के अल्फा विल बी इक्वल टू 4/3 आर एच इंटू जेड स्क्वायर। सो दिस इज लैम्डा के अल्फा। सो 1/λ के बीटा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, ये देखें 1 - 1/9, 1 - 1/9, 9 - 1 ये हो जाएगा 8/9, यहाँ आ जाएगा 8/9, राइट। सो लैम्डा के बीटा विल बी इक्वल टू 9/8 आर एच जेड स्क्वायर। सो अगर आप लैम्डा के अल्फा ओवर लैम्डा के बीटा ओवर लैम्डा के अल्फा लेना चाहें तो के बीटा क्या है जी 9/8 आर एच जेड स्क्वायर, और के अल्फा क्या है जी 3 आर एच जेड स्क्वायर ओवर 4। ये आर एच जेड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा के बीटा ओवर लैम्डा के अल्फा इज इक्वल टू 9 × 3 = 27 ओवर 8 × 4 = 32। ये देखें ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकल आया, और देखें ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि मैं आपको किसी भी टारगेट मटेरियल के लिए अगर लैम्डा के अल्फा बता दूं तो आप लैम्डा के बीटा मालूम कर सकते हैं, और अगर लैम्डा के बीटा बता दूं तो लैम्डा के अल्फा मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो आई होप मैंने दो आपको निकाल दी, तो फिर ये तीसरी आपको बहुत जो है वो निकाल लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज द मैथमेटिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, एंड नाउ लेट अस हैव सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ एक्सरेज। इसके यूजेस फिर आप जो है वो एहतियातन देख लीजिएगा। इंडस्ट्री में आपको पता है क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो मेडिकल में भी इनका यूज़ है, इंडस्ट्री में भी इनका जो है वो यूज़ है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में भी एक्सरे रेडियोग्राफ में इस्तेमाल होते हैं, कैट स्कैनिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इनको जो है वो आप जरा देख लीजिएगा, कुछ एमसीक्यूज की जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि कंसीडर लैम्डा 1 एंड लैम्डा बंद कर दो। सो कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जी। क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे इमिटेड फ्रॉम एन एक्स-रे ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मिनिमम, ये किस पे डिपेंड करती थी, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती थी, राइट। तो ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बियॉन्ड अ क्रिटिकल वैल्यू, तो क्या होगा उससे द इंटेंसिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लाइंस रिलेटिव टू द वाइड स्पेक्ट्रम आर इंक्रीज। जैसा कि मैंने बताया था एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाने से इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट देयर इज नो चेंज इन देयर वेवलेंथ, यानी कि वो जो पीक्स हैं भी मैंने लेक्चर में बताई थी, पीक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन देखिए, when a beam of accelerating electron hits a target, a continuous X-ray spectrum is emitted from the target. Which of the following wavelength is absent in the X-ray spectrum if the X-ray tube is operating at 40,000 volt? तो पहले तो मिनिमम वेवलेंथ निकालेंगे, फार्मूला है, तो 40,000 का मतलब है 4 × 10⁻⁴, तो ये ऊपर जाके यहाँ पर -10 आ जाएगा, सो दिस इज -10, राइट। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो फिर ये 60/200 फर्दर सॉल्व करते जाए ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.31 एंगस्ट्रॉम, राइट, 0.31 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ है जो इससे निकाली जा सकती है वो 0.31 एंगस्ट्रॉम की है। देखिए इससे कोई छोटा ऑप्शन है, ये तो इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, ये वाला ऑप्शन है, ये 0.31 से भी छोटा है, ये वाली वेवलेंथ नहीं निकाली जा सकती, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स-रे इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले बताया था कि पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब है पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड ऑफ द एक्स-रे ट्यूब इंक्रीजेस द पीक्स एट आर एंड एस वुड मूव टू शॉर्टर। तो ये जो आर और एस वाली पीक्स हैं इनका ताल्लुक है जेड के साथ, जब तक जेड चेंज होगा तो ये चेंज होंगी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। द पीक्स आर एंड एस वुड रिमेन एट द सेम वेवलेंथ, ये सही है, सेम वेवलेंथ पे हो सकती है, राइट। और उसके बाद द कट ऑफ वेवलेंथ पी वुड डिक्रीज, अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो फिर ये कट ऑफ वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ये भी सही है। सो नेक्स्ट ऑप्शन था बोथ बी एंड सी, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये दोनों चीजें सही हैं, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन डीपली पेनिट्रेट इनटू द एटम पासेस नियर बाय द न्यूक्लियस एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड कार्ड, तो ये पेनिट्रेट हो जाएंगी, नॉक ऑफ नहीं करेंगी, पेनिट्रेट हो जाएंगी, तो फिर ये कौन सी एक्स-रेज होंगी, कंटीन्यूअस एक्स-रेज होंगी, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स-रेज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, क्यों, क्योंकि उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बड़े क्लोज हैं, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वेरी स्मॉल, तो जब ट्रांजिशन होगी तो वो उसके बराबर एनर्जी नहीं निकलेगी कि आप उसको एक्स-रे कह सकें, तो आर लीज द ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब इज 5 किलोवोल्ट, यानी कि 5000 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द करंट थ्रू इट इज 3.2 into 10⁻³ एम्पेयर, राइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकंड। करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T, Q क्या होता है N/T, N/T मालूम करना है, तो N/T क्या हो जाएगा I/E आ जाएगा, I कितना है 3.2 into 10⁻³ है, और E कितना है 1.6 into 10⁻19 है, तो ये कितना हो गया 2 into 10⁻³ plus 19, 19 - 3 16, तो 2 into 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, इसका कोई यूज नहीं था इसमें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 2 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द ऑपरेटिंग पोटेंशियल ऑफ एन एक्स-रे ट्यूब इज 50 किलोवोल्ट, द वेलोसिटी ऑफ एक्स-रेज कमिंग आउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मर्जी यहाँ वैल्यू दी हुई हो, एक्स-रे ट्यूब में वैक्यूम है, और वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁻80 होती है, तो वो हमेशा 3 × 10⁻80 रहेगी, सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन।
एक और क्वेश्चन देखिएगा, द ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेसिफिक लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, लफ्ज पे गौर कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे है एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द, हमें पता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर है जी, राइट। तो दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो है, लेकिन ये यहाँ से नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि किसी भी एटॉमिक नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे निकलने शुरू हो जाए, वो किसी खास एटॉमिक नंबर से पहले आगे से निकलेंगी, तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो इसमें भी ये है कि एटॉमिक नंबर 0 है फिर भी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी नहीं हो सकता, तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज टू प्रोड्यूस एन एक्स रे फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या आ जाएगा जी, 1.24 × 10⁻⁻6 ओवर वेवलेंथ होती है ना, तो इसकी जगह पर आप रख दीजिए 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि -10, तो ये क्या आ जाएगा 1.24 × 10⁻6 + 4 + 10, तो ये आ जाएगा 1.24 × 10⁻4। सो ये ऑप्शन जी कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, सो बीटा इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, राइट। सो इसमें ये मैं आपको बता दूं, ये है लैम्डा सी और इसकी वेवलेंथ पी की है लैम्डा के। तो कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे फ्रॉम अ कूलिंग ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट द वेवलेंथ एज शोन इन द फिगर, द मिनिमम वेवलेंथ फाउंड इज लैम्डा सी, ये लैम्डा सी है, एंड द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन की वेवलेंथ कितनी है जी, लैम्डा के है। एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज, तो जैसे ही एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाली लाइन पीछे, ये वहीं की वहीं रहेगी, ये पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा, ये पीछे आ जाएगा ना, तो फिर ये डिस्टेंस जो है लैम्डा सी और लैम्डा के का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा ना, सो लैम्डा के माइनस लैम्डा सी विल इंक्रीज, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हम पहले जो है वो कर चुके हैं, लेकिन डिटेल से टॉपिक देखते हैं। आपको नजर आ रहा होगा ये हमारे पास दो ग्राफ हैं। So question is the intensity distribution of X-rays from two Coulomb tube operated on different voltage V1 and V2 and using different target materials of atomic number Z1 and Z2 is shown in the figure. Which of the following inequalities is true? देखिए अगर हमने वोल्टेज को देखना ना, सिर्फ इनको देखें, किसकी वेवलेंथ कम है, लैम्डा 1 कम है या लैम्डा 2 कम है, लैम्डा 1 कम है। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा है, यानी कि अगर लैम्डा 1 कम है तो V1 ज्यादा है, सो V1 इज ग्रेटर देन V2। कहां लिखा हुआ है ये, वैसे तो यहां पे भी लिखा हुआ है ये। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, P को देखिए, P के लिए यहां पर फार्मूला क्या होता है जी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के लिए। तो किसका एटॉमिक नंबर कम है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका लैम्डा कम है। देखें किसका लैम्डा कम है, 2 वाली का, 2 वाली का लैम्डा कम है, एक्स एक्सिस पे लैम्डा ना 2 वाली का लैम्डा कम है, इसका मतलब है 2 वाली का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यानी कि Z2 इज ग्रेटर देन Z1। ये देखें V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड Z1 इज ग्रेटर देन लेस देन Z2 या Z2 इज ग्रेटर देन Z1। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर।